आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसका सफ़र आप कह सकती हैं आधुनिक इतिहास के सबसे नाटकीय और विरोधाभासी मोड़ों में से एक है। बेनेटो मुसोलिनी हाँ बिल्कुल। एक साधारण सी पृष्ठभूमि से उठकर इटली का वो शक्तिशाली तानाशाह कैसे बना, समाजवाद से फासीवाद तक का उसका जो वैचारिक सफ़र रहा, ये सब यूरोप के इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ गए हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो मुसोलिनी समाजवाद से फासीवाद और तानाशाही लेख के कुछ अंशों पर आधारित है। तो हमारा मकसद है मुसोलिनी के जीवन के उतार चढ़ाव, उसकी विचारधारा में जो बदलाव आए और फिर सत्ता के शिखर से उसके पतन तक की कहानी को परत दर परत समझना। चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी वाकई कई सवाल खड़े करती है। कैसे एक व्यक्ति जो शुरुआती दिनों में समाजवाद का झंडा उठाया हुआ था, आगे चलकर फांसीवाद का मतलब दमन का प्रतीक बन गया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों और शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया। तो शुरुआत उनके प्रारंभिक जीवन से करते हैं। 29 जुलाई 1883 इटली का एक छोटा सा नगर डोविया डी प्रेडापियो। पिता एलेजांड्रो एक लोहार थे और काफी कट्टर समाजवादी थे। माँ रोजा माल्टोनी एक स्कूल टीचर थीं। तो मतलब घर में ही एक राजनीतिक और बौद्धिक माहौल तो था। हाँ, और उसका असर मुसोलिनी पर साफ दिखता भी है। पिता के समाजवादी विचारों ने उन्हें यकीनन प्रभावित किया होगा, लेकिन साथ ही उनमें एक विद्रोही, एक जिद्दी स्वभाव भी था बचपन से ही। स्कूल के दिनों के किस्से भी हैं अनुशासनहीनता के, सजा भी मिली, लेकिन हाँ, पढ़ाई में वे काफी तेज थे और सोच काफी स्वतंत्र थी। अच्छा, उन्होंने कुछ समय पढ़ाया भी था शिक्षक के तौर पर। जी हाँ, कुछ समय के लिए। स्विट्जरलैंड का उनका जो प्रवास था वो भी काफी अहम माना जाता है ना। 1902 के आसपास की बात है शायद। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड उस समय आप समझिए कई यूरोपीय क्रांतिकारियों और समाजवादियों का एक तरह से गढ़ था। वहां मुसोलिनी कई प्रभावशाली समाजवादी नेताओं और विचारकों के संपर्क में आए, जैसे एंजेलिका बालाबानोफ का नाम आता है। उन्होंने समाजवादी प्रकाशनों के लिए लिखना शुरू किया और उनकी लेखनी में वो तेजी, वो आक्रामकता दिखने लगी थी। और इटली लौटने के बाद तो वो अवांती टोट जैसे प्रतिष्ठित समाजवादी अखबार के संपादक तक बन गए। अच्छा। हाँ, और उनकी पहचान एक जोशीले वक्ता और लेखक के रूप में बनी जो मजदूरों और किसानों के हक की बात करता था। मतलब एक उभरता हुआ समाजवादी सितारा। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? समाजवाद से राष्ट्रवाद की तरफ ये मोड़ क्यों और कब आया, ये समझना दिलचस्प है। प्रथम विश्व युद्ध वो यहाँ एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। देखिए, ज्यादातर समाजवादी पार्टियां युद्ध को पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों का संघर्ष मान रही थीं और इसलिए इसका विरोध कर रही थीं। हाँ, वो इसके खिलाफ थे। पर मुसोलिनी का नजरिया अलग था। उन्हें लगा कि ये इटली के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने का एक मौका है। उन्होंने युद्ध में इटली की भागीदारी का जोरदार समर्थन किया। और इसी वजह से उन्हें फिर सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, 1914 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और यहीं से उनका समाजवाद से मोहभंग बिल्कुल साफ हो जाता है। उनके लिए अब राष्ट्र का विचार वो वर्ग के विचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। ये एक तरह से फांसीवाद के बीज बोने जैसा था, जहां राष्ट्र की एकता, उसका गौरव, उसकी शक्ति, यही सब कुछ है, भले ही उसके लिए आंतरिक मतभेदों को कुचलना क्यों ना पड़े। उन्होंने फिर अपना खुद का अखबार भी शुरू किया, इल पोपोलो दी इतालिया, यानी इटली की जनता, जो उनके राष्ट्रवादी विचारों का मुखपत्र बन गया। और फिर युद्ध के बाद का इटली, जाहिर है माहौल काफी उथल-पुथल भरा रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। देखिए, इटली युद्ध जीता जरूर था मित्र राष्ट्रों की तरफ से, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी थी। देश गहरे आर्थिक संकट में था, बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई आसमान छू रही थी। युद्ध से लौटे सैनिकों को लग रहा था कि उनके बलिदान का कोई सम्मान नहीं हुआ। पेरिस शांति समझौते में इटली को वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारें कमजोर थीं, लगातार बदल रही थीं। और हाँ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आंदोलनों का डर भी समाज के एक बड़े तबके में फैल रहा था। इसी उथल-पुथल और हताशा के माहौल में मुसोलिनी ने अपनी जगह बनाई। और यहीं पर फिर फासीवाद का उदय होता है। 1919 में फैशी इटालियानी डी कॉम्बटिमेंटो। ये क्या था? कोई पार्टी थी? शुरुआत में ये पार्टी से ज्यादा एक आंदोलन जैसा था। इसमें शुरू में कौन लोग थे? युद्ध से असंतुष्ट पूर्व सैनिक, राष्ट्रवादी छात्र, कुछ बुद्धिजीवी और ऐसे लोग जो मौजूदा व्यवस्था से बहुत नाराज थे और एक मजबूत नेतृत्व चाहते थे। इनका एजेंडा भी मिला जुला सा था,
राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद का कड़ा विरोध और इटली का खोया हुआ गौरव वापस पाना। वो संसदीय लोकतंत्र की धीमी और उनके हिसाब से अनिर्णायक प्रक्रिया से नफरत करते थे। और उनके ब्लैक शर्ट्स, इनके बारे में काफी सुना है। ये हिंसा के लिए कुख्यात थे। हाँ, स्क्वाड्रिस्टी या ब्लैक शर्ट्स ये मुसोलिनी के फांसीवादी आंदोलन का हिंसक दस्ता थे। काली कमीज पहनते थे जो एक तरह की पहचान बन गई। इनका काम था हड़तालों को तोड़ना, समाजवादी और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर हमले करना, उनके दफ्तरों को जलाना और राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना। अच्छा। उन्होंने सड़कों पर हिंसा और अराजकता का एक माहौल सा बना दिया। और फिर मजे की बात यह है, खुद को ही कानून व्यवस्था बहाल करने वाले के रूप में पेश किया। ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो मतलब पहले समस्या पैदा करो और फिर खुद ही समाधान बनकर उभर आओ। बिल्कुल, और ये तरीका काम कर गया। मध्यवर्ग, जमींदार, उद्योगपति, ये सब लोग वामपंथी क्रांति के डर से फाशीवादियों का समर्थन करने लगे। उन्हें लगा कि शायद मुसोलिनी ही इटली को स्थिरता दे सकते हैं। 1921 के चुनाव में फासिस्ट पार्टी को कुछ सीटें भी मिली, जिससे उनका हौसला और बढ़ा। और फिर आता है अक्टूबर 1922 का वो प्रसिद्ध मार्च ऑन रोम। क्या ये वाकई सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास था या एक तरह का दिखावा? इसे सिर्फ दिखावा कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये ताकत का एक सोचा समझा प्रदर्शन जरूर था। हजारों ब्लैक शर्ट्स ने रोम की तरफ कूच करने का ऐलान किया। असल में उनकी संख्या शायद उतनी नहीं थी कि वो सेना का मुकाबला कर पाते, लेकिन इसने एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। प्रधानमंत्री लुइजी फैक्टाई इस्तीफा दे चुके थे। राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय थोड़े डरे हुए थे। उन्हें गृहयुद्ध का खतरा दिख रहा था। सेना ने भी शायद स्पष्ट कर दिया था कि वो फांसीवादियों पर गोली नहीं चलाएगी। तो अंततः राजा ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया और महज 39 साल की उम्र में बिना कोई बड़ा चुनाव जीते मुसोलिनी इटली के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? ये जो लोकतंत्र था उसे खत्म करने में कितना समय लगा? देखिए, शुरुआत में तो उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई दिखाने के लिए, लेकिन बहुत धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण शुरू कर दिया। 1934 में एक बहुत विवादास्पद चुनाव कानून पास किया गया, एसर्बो लॉ कहते हैं उसे। इससे क्या हुआ कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को संसद में सीधे 2/3 सीटें मिल जाती थी। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब कानून था। हाँ बिल्कुल, फांसीवादियों ने जाहिर है चुनाव जीता, लेकिन इसमें धांधली और हिंसा के गंभीर आरोप लगे। और जब समाजवादी नेता जियाकोमो मैत्योत्ती ने संसद में इन धांधलियों का पर्दाफाश किया, तो कुछ ही दिनों बाद उनका अपहरण कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ओहो, इस हत्या का क्या असर हुआ फिर? इसने पूरे इटली को हिलाकर रख दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि मुसोलिनी की सरकार शायद गिर जाएगी। विपक्षी दलों ने संसद का बहिष्कार भी कर दिया, लेकिन मुसोलिनी ने इस संकट को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। जनवरी 1925 में उन्होंने संसद में एक बहुत मशहूर भाषण दिया। उसमें उन्होंने मैत्योत्ती की हत्या की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी ली और ऐलान किया कि अब वो इटली में व्यवस्था बहाल करने के लिए तानाशाही स्थापित करेंगे। इसके बाद तो विरोध की हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया। कैसे? मतलब क्या-क्या कदम उठाए गए? विपक्षी दलों पर पाबंदी लगा दी गई, स्वतंत्र प्रेस का गला घोंट दिया गया, बोलने की, सभा करने की, हर तरह की आज़ादी छीन ली गई। हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया या देश निकाला दे दिया गया। एक गुप्त पुलिस बल OVRA उसका गठन किया गया, जो असंतोष पर कड़ी नजर रखता था। स्कूल की किताबों तक को फाशीवादी विचारधारा के हिसाब से बदल दिया गया। हर तरफ बस इल डूचे यानी नेता मुसोलिनी का महिमा मंडन होने लगा। उनका एक व्यक्तिपंथ स्थापित किया गया। एक नारा मशहूर हुआ, मुसोलिनी हमेशा सही है। और वो कॉर्पोरेट स्टेट का जो विचार था, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे उद्योग और श्रम के बीच कोई सामंजस्य लाने की कोशिश हो। हाँ, सिद्धांत में दावा तो यही था। विचार यह था कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए, जैसे उद्योग, कृषि, वाणिज्य वगैरह, इनके लिए कॉरपोरेशन बनाए जाएं। इन कॉरपोरेशनों में मालिक और मजदूर दोनों के प्रतिनिधि हों और ये मिलकर उत्पादन, कीमतें, काम करने की स्थितियां ये सब तय करेंगे। इससे हड़तालें और वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। बिल्कुल, असलियत बिल्कुल अलग थी। हुआ क्या कि मजदूरों की जो स्वतंत्र संघ थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। उनकी जगह फांसीवादी नियंत्रण वाले सिंडिकेट बना दिए गए। इन कॉरपोरेशनों में मालिकों का दबदबा था और राज्य का पूरा नियंत्रण था। मजदूरों की मोल भाव करने की शक्ति लगभग खत्म हो गई। तो ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और मजदूर वर्ग को अनुशासित रखने का एक जरिया ज्यादा थी, बजाय सामंजस्य लाने के। और आर्थिक रूप से भी ये मॉडल कोई बहुत सफल नहीं रहा।
और आपने बताया कि महिलाओं, युवाओं इनके लिए भी खास संगठन बनाए गए थे। हाँ, फांसीवाद समाज के हर पहलू पर अपना नियंत्रण चाहता था। युवाओं के लिए ओपेरा नेशनल बलेला जैसे संगठन थे। वहां उन्हें फांसीवादी विचारधारा, अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। महिलाओं को मुख्य रूप से मां और पत्नी की जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं, उनमें सीमित रखने की कोशिश की गई। उन्हें राष्ट्र के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हर जगह राष्ट्र, युद्ध, अनुशासन और इल्डूस के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाया जाता था। प्रचार तंत्र बहुत शक्तिशाली था। रेडियो, सिनेमा, पोस्टर, हर माध्यम का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अब अगर हम विदेश नीति की बात करें तो मुसोलिनी का सपना इटली को फिर से वो पुराने रोमन साम्राज्य जैसा शक्तिशाली बनाने का था। बिल्कुल, यही उनकी विदेश नीति का मूल मंत्र था। इटली को भूमध्य सागर और अफ्रीका में एक प्रमुख शक्ति बनाना, उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने आक्रामक विस्तारवाद की नीति अपनाई। 1935 में बिना किसी खास उकसावे के इटली ने एथियोपिया पर हमला कर दिया। हाँ, ये काफी कुख्यात हमला था। बहुत क्रूर हमला था, जिसमें जहरीली गैस तक का इस्तेमाल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या किसी ने रोका नहीं? लीग ऑफ नेशंस ने इटली पर कुछ नाम मात्र के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो पूरी तरह बेअसर साबित हुए। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कड़े कदम उठाने से हिचकिचाए। इस घटना ने मुसोलिनी को और ज्यादा आक्रामक बना दिया और इसने उन्हें हिटलर के नाजी जर्मनी के और करीब ला दिया। 1936 में उन्होंने जर्मनी के साथ रोम बर्लिन अक्ष संधि की। ये फांसीवादी ताकतों का एक गठबंधन बन गया। अच्छा। इसी साल उन्होंने स्पेन के गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको के फांसीवादी गुट की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजी। फिर 1939 में उन्होंने अल्बानिया पर भी कब्जा कर लिया। हिटलर के साथ ये जो नजदीकी बढ़ रही थी, ये इटली के लिए कितनी घातक साबित हुई आगे चल के? बेहद घातक। देखिए, शुरुआत में मुसोलिनी हिटलर को थोड़ा शक की निगाह से भी देखते थे, शायद थोड़ा कमतर आंकते थे। लेकिन धीरे धीरे वो हिटलर के प्रभाव में आते गए। जर्मनी की बढ़ती ताकत और उसकी आक्रामकता ने मुसोलिनी को भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूदने के लिए उकसाया। उन्हें लगा कि जर्मनी तेजी से युद्ध जीत रहा है और इटली को भी इस जीत के फायदों में अपना हिस्सा लेना चाहिए। जून 1940 में जब फ्रांस लगभग हार चुका था, मुसोलिनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इटली युद्ध के लिए उस समय तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इटली की सेना आधुनिक हथियारों और उपकरणों के मामले में काफी पिछड़ी हुई थी। नेतृत्व कमजोर था, रणनीति बहुत खराब थी और सैनिकों का मनोबल भी कोई बहुत ऊंचा नहीं था। ग्रीस में, उत्तरी अफ्रीका में हर मोर्चे पर इतालवी सेना को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी को बार बार इटली की मदद के लिए आना पड़ा। मुसोलिनी का वो शक्तिशाली सेना बनाने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। देश के भीतर भी हालात बहुत खराब होते गए। खाने की कमी, मित्र देशों की बमबारी और युद्ध से बढ़ती हुई हताशा। तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? क्या फांसीवादी पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया था? हाँ, 1943 तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मित्र देशों की सेना सिसिली में उतर चुकी थी। अब हार निश्चित लग रही थी। मुसोलिनी की लोकप्रियता लगभग शून्य हो चुकी थी। अब फांसीवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो भी मानने लगे थे कि मुसोलिनी देश को पूरी तरह तबाही की ओर ले जा रहे हैं और अब इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। और तब हुई वो ग्रैंड काउंसिल ऑफ फैसिज्म की बैठक, जिसके बारे में पढ़ा है। जी, 24-25 जुलाई 1943 की रात को फांसीवादी ग्रैंड काउंसिल की बैठक हुई। और ये विडंबना ही है कि मुसोलिनी, जिसने सारी शक्ति खुद में केंद्रित कर ली थी, अंत में उसी संस्था द्वारा हटाया गया जिसे उसने खुद फांसीवादी नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया था। बैठक में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो बहुमत से पास हो गया। अगले दिन राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उन्हें फिर जर्मनों ने छुड़ा लिया था, है ना? ये भी बड़ा नाटकीय था। हाँ, ये भी एक बहुत नाटकीय घटना थी। मुसोलिनी को एक काफी दुर्गम पहाड़ी इलाके में कैद रखा गया था। सितंबर 1943 में हिटलर के आदेश पर जर्मन कमांडो ओटो स्कोर्जनी के नेतृत्व में एक बहुत दिलेर ऑपरेशन के जरिए उन्हें छुड़ा लिया गया। हिटलर ने उन्हें उत्तरी इटली में स्थापित एक कठपुतली राज्य, इटालियन सोशल रिपब्लिक, इसे सालो गणराज्य भी कहते हैं, उसका प्रमुख बना दिया। लेकिन अब वो सिर्फ नाम के नेता थे, असली ताकत पूरी तरह जर्मनों के हाथ में थी। और फिर उनका अंत कैसे हुआ? अप्रैल 1945 में जब मित्र देशों की सेना उत्तरी इटली में तेजी से आगे बढ़ रही थी और जर्मन सेना लगभग हार मान चुकी थी,
मुसोलिनी ने अपनी प्रेमिका क्लारा पेटाची और कुछ वफादार साथियों के साथ स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की। वो एक जर्मन काफिले में भेष बदल कर जा रहे थे, लेकिन सीमा के पास कोमो झील के नजदीक उन्हें इतालवी कम्युनिस्ट लड़ाकों ने, जिन्हें पार्टिजान कहते थे, पहचान लिया और पकड़ लिया। और फिर उन्हें मार दिया गया। हाँ, 28 अप्रैल 1945 को पार्टिजान नेताओं के फैसले के बाद मुसोलिनी और क्लारा पेटाची को गोली मार दी गई। अगले दिन उनके और कुछ अन्य फांसीवादी नेताओं के शवों को मिलान शहर के पियाज़ाले लोरेटो चौक पर लाया गया और सार्वजनिक रूप से उल्टा लटका दिया गया। ओहो। कहते हैं ये वही चौक था जहां कुछ महीने पहले फांसीवादियों ने 15 पार्टिजानों को मारकर उनके शवों का प्रदर्शन किया था। तो ये एक बहुत क्रूर अंत था, जो शायद उनके हिंसक शासन का ही एक प्रतिबिंब सा लगता है। उनका पतन भी उतना ही नाटकीय और हिंसक था जितना उनका उत्थान रहा। तो कुल मिलाके अगर हम देखें मुसोलिनी की विरासत क्या है, हम उनके जीवन से क्या समझ सकते हैं? देखिए, उनकी विरासत बेहद जटिल और ज्यादातर नकारात्मक ही है। वो एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिसने लोकतंत्र को कुचला, नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया और इटली को एक विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा, आक्रामकता और असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनका शासन लाखों लोगों की मौत और उनकी पीड़ा का कारण बना, न सिर्फ इटली में बल्कि इथियोपिया, अल्बानिया और अन्य जगहों पर भी जहां उन्होंने हमले किए। हाँ, फांसीवाद शब्द आज भी एक गाली की तरह ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर। बिल्कुल, फांसीवाद आज भी सत्तावाद, उग्र राष्ट्रवाद, लोकतंत्र विरोध और मानवाधिकारों के हनन का प्रतीक माना जाता है। मुसोलिनी की कहानी ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर कुछ करिश्माई नेता सत्ता हासिल कर सकते हैं और फिर उसे तानाशाही में बदल सकते हैं। ये दिखाती है कि राष्ट्र गौरव और व्यवस्था बहाली के नाम पर कैसे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और धीरे धीरे उनकी आज़ादी छीनी जा सकती है। तो ये थी बेनिटो मुसोलिनी की कहानी, समाजवाद के रास्ते से निकलकर फांसीवादी तानाशाह बनने और फिर एक हिंसक अंत तक पहुंचने का सफर। एक ऐसा सफर जो यकीनन कई चेतावनियां छोड़ जाता है हमारे लिए। और सबसे बड़ी चेतावनी शायद यही है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। मुसोलिनी का उत्थान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय गौरव का नारा और सही समय पर सही परिस्थितियों का मेल लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या आज की दुनिया में भी ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां मौजूद हैं जो इतिहास के इन खतरों को शायद किसी नए रूप में फिर से जन्म दे सकती हैं?